नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम साइंस के मॉडल क्वेश्चन जो जेक ने जारी किया था उसका क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 19 तक देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक देखे थे, आज 11 से लेकर के 19 तक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियाँ थी, इसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से दूर किया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या कमियां थी और इसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति। यानी कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था उसमें हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। नंबर 2, समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं। किसी भी तत्व का जो समस्थानिक होता है, इसके लिए मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था उसमें कोई समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। ये दूसरा कमी था। तीसरा, परमाणु द्रव्यमान के लिए स्थान उपलब्ध नहीं। परमाणु द्रव्यमान के लिए स्थान उपलब्ध नहीं का मतलब होता है दोस्तों कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वह परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह हमेशा फिक्स नंबर या फिक्स डिजिट में नहीं होता, जिसके चलते किसी भी तत्व को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की यही 3 कमियां थी। अब देख लेते हैं कि इसे आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार से दूर किया गया है। तो नंबर 1 में लिखा हुआ, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया गया। नंबर 2, इसमें समस्थानिकों को स्थान दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान दिया गया। नंबर 3 है, इसमें अक्रिय गैसों को 18वें समूह में रखा गया। टोटल जितने भी अक्रिय गैसें हैं सभी को एक अलग वर्ग 18 में रखा गया। ये आधुनिक आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ थी, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं कर पाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण हैं। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता टोटल 4 होती है। कितनी होती है? 4। इस तरह से कार्बन होती है, कार्बन की प्रतीक होता है, और संयोजकता इसकी टोटल कितनी होती है? 4, जिसकी वजह से ये 4 अन्य तत्वों से क्या कर सकता है, अपना आबंध बना सकता है। कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण ये 4 अन्य तत्वों के साथ, यानी कि चारों ओर से 4 अन्य तत्वों के साथ आबंध बना सकती है। जो बाकी के जो 117 तत्व हैं, हम लोग जानते हैं कि अभी तक टोटल कितने ज्ञात तत्व हैं? 118। उसमें से कार्बन को छोड़ करके बाकी जो 117 तत्व हो गए उसमें से किसी की भी संयोजकता 4 नहीं होती, सिर्फ कार्बन की ही संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण ये 4 अन्य तत्वों के साथ क्या कर सकता है, आबंध बना सकती है, और इसी के कारण कार्बन का इतने अधिक यौगिक होते हैं। आंसर में भी यही लिखा हुआ है, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण वह 4 अन्य तत्वों के साथ जुड़कर आसानी से आबंध बना सकती है। कार्बन के इस गुण के कारण ही कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लिखा हुआ, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए। दोहरा परिसंचरण, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का तात्पर्य क्या है, इसे समझाना है। लिखा हुआ है, मनुष्य के शरीर में रक्त का हृदय से 2 बार परिसंचरण। परिसंचरण का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, गोल गोल हृदय में रक्त का घूमना। मनुष्य के शरीर में रक्त का हृदय से 2 बार परिसंचरण अर्थात गुजरना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। यानी कि मनुष्य के हृदय से रक्त का 2 बार चक्कर ही क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण। शिराएं क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले आती है। शिराएं क्या करती है? शरीर के विभिन्न भागों से क्या करती है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। अशुद्ध रक्त को उठा करके ले आती है कहाँ पे? हृदय में, जहाँ से यह शुद्ध होने के लिए महाधमनी द्वारा फुफ्फुस में भेज दी जाती है, और महाधमनी के द्वारा हृदय से रक्त को कहाँ भेज दिया जाता है? फुफ्फुस यानी कि फेफड़े में। फुफ्फुस में CO2 रक्त से अलग हो जाती है एवं ऑक्सीजन शामिल हो जाती है।
फुफ्फुस में क्या होती है, जो रक्त में CO2 मिली होती है वह फुफ्फुस में अलग हो जाती है और वह नासा द्वार के द्वारा बाहर आ जाती है, और जो CO2 हम लोग नासा द्वार के द्वारा जो फेफड़े में लेते हैं, फेफड़े में जो जाती है वह CO2 ऑक्सीजन सॉरी रक्त में मिल जाती है और वह पुनः चली आ जाती है कहाँ पे, हृदय में, जो पुनः हृदय में आती है। यहाँ से यह पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो हम लोग देखें कि रक्त का हृदय में 2 बार परिसंचरण हो रहा है। एक बार शिराओं के द्वारा पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लाया जाता है, फिर यहाँ से फेफड़े में भेजा जाता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त पुनः फिर हृदय में आती है और यहाँ से फिर पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार रक्त हृदय में 2 बार घूमती है। एक बार अशुद्ध रक्त आती है, फिर यहाँ से शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाती है, शुद्ध करके फिर हृदय में आती है, फिर यहाँ से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। इस प्रकार से रक्त का हृदय में 2 बार संचरण होता है। इसी को कहते हैं दोहरा परिसंचरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं? ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का किस प्रकार उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो चलिए आंसर देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग निम्नलिखित तरीके से करते हैं। नंबर 1, सोलर पैनल में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिसमें सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो सौर ऊर्जा का पहला उपयोग है दोस्तों सोलर पैनलों में सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, सोलर कुकर में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर जैसे हम लोग खाना बनाते हैं उसमें भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा का निम्नलिखित उपयोग था। आगे क्वेश्चन नंबर 15, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करती है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करती है? तो हम लोग जानते हैं कि R बराबर होती है रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए। R बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, यानी कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होती है वह उसकी लंबाई के समानुपाती एवं उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात चालक की प्रकृति पर, रो का मतलब प्रकृति, यानी कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बनी है। नंबर 2, चालक की लंबाई पर, जैसा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? L, यानी कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। नंबर 3, चालक का क्षेत्रफल पर, किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। तो यही 3 आंसर था। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम, नंबर 2 में 1 ओम हो। यानी कि 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम। अब इन तीनों को किस प्रकार हम जोड़ेंगे, संयोजित करेंगे कि उसका समतुल्य प्रतिरोध एक बार आना चाहिए 11 ओम, दूसरा बार आना चाहिए 1 ओम। तो नंबर 1 में देख लेते हैं। नंबर 1 में हम तीनों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ करके देखते हैं। श्रेणी क्रम अर्थात R1, R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 की जगह कितना है? 2 ओम, R2 की जगह में कितना है? 3 ओम, R3 कितना है? 6 ओम। अब ये तीनों को जोड़ देते हैं तो आ जाती कितना? टोटल 11 ओम। हमको यही लाना था आंसर। तो ये नंबर का हो जाएगा कि हम तीनों को किस प्रकार संयोजित करेंगे? तीनों को संयोजित कर देंगे श्रेणी क्रम में। इससे क्या होगा? 11 ओम आ जाता है। नंबर 2, अबर हमको लाना है कितना? 1 ओम। कितना लाना? 1 ओम। तो अबर क्या करते हैं? तीनों प्रतिरोध को क्या करते हैं? पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में जोड़ करके देखते हैं। लिखा हुआ है R1, R2 एवं R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर 1/R बराबर क्या हो जाएगी? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब तीनों का वैल्यू पुट करते हैं, R1, R2 एवं R3। 1/2, 1/3 प्लस 1/6। इसी का 2, 3, 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आती है? 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1/R बराबर 6/6।
यहाँ से 6 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, अर्थात r बराबर कितना आ गया 1। यानी कि दूसरा का भी आंसर आ गया। पहला में हम क्या किए थे, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए थे जिससे 11 ओम आ गया था। दूसरा में क्या किए, तीनों को हम पार्श्व क्रम में जोड़ दिए जिससे 1 ओम आंसर आ गया और हमको यही लाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लिखा है डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। हर साल बोर्ड एग्जाम में हर एक साल को छोड़ के अल्टरनेट इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। लिखा है डायनेमो एक यंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। डायनेमो क्या है, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला इसी में है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। लिखा है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे है दोस्तों इसी में प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। सिद्धांत के बाद है बनावट एवं बनावट के बाद लास्ट क्या है कार्य। तो बनावट को देख लेते हैं। सबसे पहले इसके फिगर को देख लेते हैं। देखिए ये दो चुंबक है NS, दो चुंबक है। यहाँ पे ABCD एक ABCD एक आयताकार कुंडली है। अगला यहाँ से इसको दो ब्रश है B1 एवं B2, दो ब्रश है एवं R1 एवं R2, दो विभक्त वल्ले हैं। तो इसी को क्या करेंगे हम बनावट में, जिस तरह से पिक्चर बना हुआ है इसी पिक्चर को देख के क्या करेंगे बनावट में लिख देंगे। जैसे कि लिखे बनावट, विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ABCD एक आयताकार कुंडली है। ABCD एक आयताकार कुंडली है जिसे दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। दो शक्तिशाली चुंबक N और S के बीच में रखा गया है। अगला कुंडली के दोनों सिरे क्रमशः दो विभक्त वलयों R1 एवं R2 से जुड़ा हुआ है। कुंडली में दो विभक्त वलय हैं R1 एवं R2, R1 एवं R2। इसको क्या किया गया है, दो विभक्त वलयों R1 एवं R2 को दो ब्रशों B1 एवं B2 से जोड़ा गया है। कुंडली के दोनों सिरे क्रमशः दो विभक्त वलयों R1 एवं R2 से जुड़ा होता है। पुनः विभक्त वलयों R1 को ब्रश B1 से तथा R2 को ब्रश B2 से जोड़ दिया जाता है। इन दो ब्रशों को पुनः B1 एवं B2 को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों इन दो ब्रशों B1 एवं B2 ये दोनों को क्या किया गया, फिर से गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के साथ क्यों जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाती है। अतः दोनों ब्रशों को क्या किया गया है, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया है। अब चलिए इसके कार्य को देख लेते हैं। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर, कुंडली की जो भुजा है AB या ऊपर की ओर गति करे एवं कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर गति करे, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। देखिए दोस्तों अगर कुंडली लिखा है कि जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाया जाता है कि AB भुजा क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी और CD भुजा नीचे की ओर, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार, यानी कि फ्लेमिंग ने जो नियम दिया था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, उसके अकॉर्डिंग जो विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा रहेगी वह ABCD से होकर के प्रवाहित होगी। यानी कि विद्युत धारा की दिशा ABCD की ओर होगी कुंडली में। आधे चक्कर के बाद AB नीचे की ओर जबकि भुजा CD ऊपर की ओर गति करेगी, और पुनः आधे चक्कर के बाद क्या होगा, भुजा CD नीचे जाएगा जबकि भुजा AB नीचे जाएगी जबकि CD ऊपर की ओर उठेगी, और इस टाइम पे क्या होगा,
फ्लेमिंग के दक्षिण हस्तांकुश नियम के अनुसार ही इस समय क्या होगा, विद्युत धारा की जो दिशा रहेगी वह क्या हो जाएगी, DCB ये हो जाएगी, यानी कि पहले के अपेक्षा क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर जबकि भुजा CD ऊपर की ओर गति करेगी। अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA की ओर होगी। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद आती है। इस प्रकार डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्या होगा दोस्तों कि प्रत्येक आधे चक्कर के बाद करंट जो होगा अल्टरनेट कभी ABCD की ओर, कभी DCBA की ओर, कभी ABCD की ओर, तो पुनः कभी DCBA की ओर प्रवाहित होती रहेगी और इसी से क्या होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती। और यही था विद्युत जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 17। लिखा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। नंबर ए N2 + H2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों को संयोजन अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा अमोनिया NH3। तो इसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। इस प्रकार दोनों संयोजित तो नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको संयोजित करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं जबकि बाईं साइड क्या है, हाइड्रोजन के मात्र 2 परमाणु हैं। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हाइड्रोजन टोटल कितने हो जाएगी, बाईं साइड 3 दूनी 6, इधर 6 हो जाएगी। तो हम इधर भी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो हाइड्रोजन इधर भी कितना हो जाएगी, 6। बाएं तरफ भी हाइड्रोजन 6, दाएं तरफ भी हाइड्रोजन 6। अब नाइट्रोजन देख लेते हैं, इधर नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो जाती है। नंबर 2 Fe + H2O, एरो के निशान Fe3O4 + H2। चलिए इस समीकरण को भी संतुलित कर लेते हैं। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इधर बाएं तरफ आयरन के टोटल कितने परमाणु हैं, 1, जबकि दाएं तरफ आयरन के टोटल 3 परमाणु हैं। तो हम इधर 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 3, यानी कि आयरन इधर भी 3 और इधर भी 3, हाइड्रोजन मेरा संतुलित हो गया। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु हैं जबकि बाएं तरफ ऑक्सीजन के मात्र 1 परमाणु है। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुना कर देंगे जिससे ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो जाएगा। अब ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, आयरन भी संतुलित हो गया। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन के इधर 2 परमाणु हैं जबकि हाइड्रोजन के इधर जब इधर 4 से मल्टीप्लाई किए थे, 4 दूनी 8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। इस तरह से यह समीकरण संतुलित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है NaCl + AgNO3, एरो का निशान AgCl + NaNO3, यानी कि सोडियम क्लोराइड और आर्गन नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो का निशान सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन के 3 परमाणु, बाएं तरफ ऑक्सीजन के टोटल कितने परमाणु हैं, 3, दाएं तरफ भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु, सोडियम के 1 परमाणु, दाएं तरफ भी सोडियम के 1 परमाणु, क्लोरीन के 1 परमाणु, दाएं तरफ भी क्लोरीन के 1 परमाणु, इधर सिल्वर के 1 परमाणु, इधर भी एक सिल्वर के 1 परमाणु। इस तरह से समीकरण पहले से ही संतुलित है, तो हम लोग इसको कुछ करना नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 डी नंबर लिखा है H2 + Cl2, एरो का निशान HCl। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। इधर क्लोरीन के 2 परमाणु जबकि इधर क्लोरीन के 1 परमाणु है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो क्लोरीन कितने परमाणु हो जाएगा, 2। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 2, इधर हाइड्रोजन पहले से ही 2 है। इस प्रकार से यह समीकरण भी संतुलित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं Mg + HCl, एरो का निशान MgCl2 + H2। तो चलिए दोस्तों फिर इसको भी संतुलित कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग संतुलित करेंगे किसको, जिसमें जिस तत्व के परमाणु की संख्या अधिक रहेगी। तो इसमें सबसे अधिक किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन के इधर 2 परमाणु जबकि इधर 1 ही परमाणु है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्लोरीन संतुलित हो जाएगी दोनों तरफ, इधर भी 2 परमाणु, इधर भी 2। अब जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितनी है, 2। इस प्रकार हाइड्रोजन भी संतुलित, मैग्नीशियम के इधर 1 परमाणु, मैग्नीशियम के इधर भी 1 परमाणु, इस प्रकार से यह समीकरण भी संतुलित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य के पाचन तंत्र का एक नामांकन चित्र बनाना है, तो इसको छोड़ दे रहे दोस्तों, आप लोग इसे खुद से भी अपने से भी बना सकते हैं। इसको छोड़ करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। लिखा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होती है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होती है, तो इसका आंसर लिखा हुआ, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में टोटल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें मादा में XX जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होती है। तो निषेचन के दौरान यदि पुरुष का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संयोजित होती है, तो इससे जो युग्मनज बनेगा उससे उत्पन्न होने वाली संतान क्या रहेगी, लड़की रहेगी। जबकि निषेचन के दौरान यदि पुरुष का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ संयोजित होती है, तो इससे जो उत्पन्न संतान होगा वह क्या रहेगा, लड़का रहेगा। यही आंसर में भी लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। नर में XY जबकि मादा में XX गुणसूत्र पाई जाती है। निषेचन की क्रिया के दौरान यदि पुरुष का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से संयोजित होती है, तो इससे XX युग्मनज बनेगा एवं संतान लड़की होगी। जबकि यदि पुरुष का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ संयोजित होती है, तो युग्मनज XY बनेगा एवं उत्पन्न संतान लड़का होगा। यही था आंसर, और इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन भी समाप्त हो जाती है।